हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, करते रहिए। आज हम जो है इस क्लास में जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके केमिस्ट्री का जो है 4th लेसन बनता है और हमारा चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इसके पहले के हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट बनते हैं। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट बनते हैं जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहला आपने पढ़ा है विलेन, और फिर सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है विद्युत रसायन, और फिर तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा है रासायनिक बलगतकी। ये तीनों चैप्टर आपके जो है फिजिकल केमिस्ट्री के बनते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं। इनके बारे में हमने इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने जो है पूरा डिटेल से एक एक टॉपिक पर जो है वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आराम से जा करके सभी टॉपिक को देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, देखो इसमें नाम ही लिखा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब डी और एफ दोनों ब्लॉक के तत्वों के बारे में, यानी दोनों ब्लॉक क्या होते हैं इसको जानेंगे, और इनके लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, तथा इनके यौगिक कौन कौन से बनते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो इस चैप्टर से पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या इसी को जो है डी ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, इनके सामान्य लक्षण बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम संक्रमण तत्व को डिटेल से समझ लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तुरंत तैयार हो जाएगा। इसमें बार बार आपको देखने या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो भाई संक्रमण तत्व आप अगर जनरली समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है। थोड़ी देर के लिए आप अगर कल्पना करते हैं ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में आप इधर एस ब्लॉक को जानते हैं और इस साइड में पी ब्लॉक को जानते हैं, और बीच में आपके डी ब्लॉक होते हैं, और इधर जो है नीचे जो आपको 2 लाइनें देखने को मिलती हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इतना आपके दिमाग में आइडिया आपको देखने को मिलता है, यानी इतना आपको मालूम है कि इधर सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसके लास्ट में जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और बीच में डी ब्लॉक का होता है, और लास्ट में नीचे जो लटके रहते हैं दो आपको लाइनें देखने को मिलती है, वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आप जानते हैं भाई इधर से एस ब्लॉक है, इधर से पी ब्लॉक है, तो दोनों के बीच में डी ब्लॉक होता है। तो अब इधर से ये परेशान करता है, इधर से ये परेशान करता है, दोनों में बीच में संक्रमित रहता है, इसीलिए इसका नाम संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो बीच में होने के कारण इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आप कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहली बात यह आती है कि भाई अगर हम बात करें एस ब्लॉक के तत्वों को, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? यस उपकोष में प्रवेश करता है, तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। याद हो जाएगा। देखो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपका तरीका है कैसे आप याद रखेंगे। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक इसी तरीके से पी वाले की बात होगी कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के, तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पिछले कोश में, बाहर नहीं भरा जाएगा, बाहर से थोड़ा अंदर भरा जाएगा, बाह्य कोश के पिछले कोश के डी उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? अरे डी ब्लॉक बताने जा रहे थे, क्या पी उपकोष में बताओगे? नहीं, डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक तो ऐसे भी कह सकते हो आप, एक इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं,
डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बस इसी तरीके से आप सभी को जानना है। अगर एफ ब्लॉक के तत्व पूछ लिया जाए तब क्या करोगे, तो तब भी वही बताओगे कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पिछले कोश में, दो बार बताएंगे, बाह्य कोश के पिछले कोश में एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, यानी एफ सबसेल में प्रवेश करते हैं, उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से है, समझ जाओगे। तो ये तो बात हो गई। चलिए इसको देखते हैं लिखना कैसे है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होगी या डी ब्लॉक तत्वों की क्या परिभाषा बनेगी, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप बताएंगे कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, भाई आप इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो ना, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं जब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो n-1 d, उसके बाद ns1r2 ऐसे भी लिखा जाता है। तो कुल मिला के n-1d ns1r2 ये इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यदि ये बाहर वाला n रहेगा, उसके पहले वाला n-1 रहेगा। जैसे कि कोई ले लिया जाए तो 3d5 अगर है तो 4s2 होगा, इस तरीके। तो ये 4 होगा तो ये 3 होगा, तो 3 कहाँ से होगा, 4 में से 1 घटेगा तब होगा ना। तो ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ भरेंगे, यानी बाह्य कोश के पिछले कोश में भरा जाता है। किसमें भरा जाता है? डी वाले में भरा जाता है। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पिछले कोश के डी उपकोश में भरा जाए। कहाँ भरा जाए? डी सबसेल में, यानी डी उपकोश में भरा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? बस वही बताया गया है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोश में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? अरे डी ब्लॉक के तत्व बता रहे, क्या पी उपकोश बताओगे, डीए बताओगे? डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना? याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं। और एक बात ध्यान रखना, दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी लॉन्ग फॉर्म टेबल जो आप देखते हो, बढ़िया, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में इन्हें एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है। हमने अभी अभी बना के बताए थे आपको कि एक साइड में एस ब्लॉक है, उस साइड में पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक तत्व होते हैं। तो अदीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक को रखा गया है, तो बीच में रखा गया है, तो इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हो, तो आप बताओगे वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पिछले कोश में डी उपकोश में प्रवेश करता है, उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, अतः इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अब बात यह आती है, ये संक्रमण तत्व में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, चलिए इनको डिटेल में जान लेते हैं। भाई हमने कहा कि आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में जो है संक्रमण तत्व होते हैं, तो इनमें जो ग्रुप संख्या होती है, देखो जो वर्ग जो है थर्ड बी, उसके बाद फोर्थ बी, फोर्थ के बाद 5 आएगा भाई, 5B, 6B और फिर 7B, और ध्यान सुनिए ये 8वां जो है इसमें 3 आएंगे, 8वें में 3 होगा, यानी 8वें ग्रुप में जो है 3 एलिमेंट रखे गए हैं और ए बी नहीं होगा। उसके बाद फर्स्ट बी और फिर सेकंड बी, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो आपके 10 ग्रुप है, ये आपके डी ब्लॉक तत्वों के ग्रुप जो है होते हैं। आप बताएंगे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, यानी ये जो ग्रुप संख्या आपको बताए ये सब डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब इन ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनको जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी 4 श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी है, चलिए इनको हम डिटेल से जान लेते हैं। आप बताएंगे कि संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणी हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली श्रेणी जो बोली जाती है 3D सीरीज श्रेणी, यानी सबसे पहले 3D सीरीज बोला जाता है, 3D श्रेणी। और ये जो 3D श्रेणी होती है कहां से कहां तक होता है, देखिए इसमें एलिमेंट्स जो होता है स्कैंडियम होता है, और स्कैंडियम का 21 होता है परमाणु क्रमांक, और ये जाता कहां तक है, Zn तक जाता है,
और ये परमाणु क्रमांक इसका 30 होता है। यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्व जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यानी स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3D श्रेणी के बोले जाते हैं। ये वर्ग नहीं समझ में आ रहा है? पीरियोडिक टेबल नहीं देखे हो? पीरियोडिक टेबल कैसे हो? देखो, ये आपका फर्स्ट ए होता है, ये सेकंड ए होता है, यहाँ पे थर्ड ए होता है, यहाँ पे फोर्थ ए होता है, यहाँ पे फिफ्थ ए होता है, यहाँ पे सिक्स ए होता है, यहाँ पे सेवंथ ए होता है, यहाँ पे जीरो ग्रुप होता है, और सेकंड ए के बाद यहाँ थर्ड बी स्टार्ट होता है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर सिक्स बी, फिर सेवंथ बी, उसके बाद 8 जो है इसमें 3 कॉलम होते हैं। कितने? 3। और फिर फर्स्ट बी और फिर सेकंड बी। ये ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, ये आपके ग्रुप है, ग्रुप। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है। समझ में आया कि नहीं? कहाँ से आया ये? तो ग्रुप आपका जो समूह संख्या है, थर्ड बी, ये देखो ध्यान से देखो, थर्ड बी यहाँ से स्टार्ट होगा। एलिमेंट जो होगा स्कूटी, वैन, कार में फेको, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये आपकी 3D सीरीज बोली जाती है। कौन सी सीरीज बोली जाती है? 3D। तो 3D सीरीज में इसको स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप होगा थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, फिफ्थ के बाद 6 आएगा, सेवंथ आएगा, 8 में ए बी नहीं रहता है। इसमें 3 एलिमेंट्स एक साथ रखे गए हैं। देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये तीनों एलिमेंट्स केवल 8 में रखे गए हैं। उसके बाद ये कॉपर है, जिंक है, ये फर्स्ट बी, सेकंड बी। समझ में आ गई नहीं? तो इतने ग्रुप जो बनते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इसमें 4 सीरीज है। एक 3D हो गई, ये आपका 3D हो गई। उसके बाद 4D, 5D और फिर 6D होता है। 4 सीरीज आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ऐसे 1 2 3 4 सीरीज है इसमें। समझ में आया कि नहीं? अब दोबारा तो नहीं पूछोगे क्या है? हाँ, तो इसको अच्छे से जाने रहना। ये आपका डी ब्लॉक है। पहली लाइन को, ऐसे लाइन को 3D बोलते हैं, फिर दूसरे वाली को 4D, फिर 5D और फिर 6D। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से 4 सीरीज आपको देखने को मिलेंगे और ग्रुप संख्या थर्ड बी से लेकर के सेकंड बी तक होता है। क्लियर? तो सबसे पहले सीरीज आपकी जो है 3D है, और फिर जो आएगी वो 4D सीरीज आएगी। 4D श्रेणी या सीरीज कह लीजिए। और ये कहाँ से शुरू होगा? ये आपका वाई एट्रियम 39 से लेकर के जो है ये CD कैडमियम 48 तक होगा। इसी तरीके से तीसरा जो होगा 5D श्रेणी होगी, और 5D श्रेणी जो होगी ये लेंथेनियम 57 से लेकर के HF, ये हाफनियम है, और ये 72 होता है। इसके अलावा जो है से मरकरी Hg तक होता है। ध्यान सुनिए, पहली बात तो इसमें 57 होगा, 57 के बाद 72 से स्टार्ट होगा, 72 से लेकर के 80 तक के एलिमेंट जो है ये आपके 5D सीरीज में आएंगे। क्लियर? फिर आपका 6D, यानी ये चौथा जो है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी में अगर देखा जाए तो एक तो एक्टिनियम आएगा, या आप इसको ऐसा भी बता सकते हैं, यह श्रेणी अपूर्ण है, यानी पूर्ण हो गई है लेकिन अभी ठीक से पूरी तरीके से कंप्लीट ना होने के कारण आप इसे अपूर्ण भी बता सकते हो। नई टेबल जो आ रही है वो लगभग भरी हुई है, कंप्लीट है। समझ में आया कि नहीं? तो आप इतने में काम चला लो, ज्यादा डिटेल ना जाओ। तो 4 श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। एक 3D सीरीज है, 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स मिलेंगे, और फिर 4D श्रेणी में 39 से लेकर 48 तक एलिमेंट्स रहेंगे, और फिर 5D में एक तो लेंथेनियम रहेगा 57 वाला, फिर 57 के बाद 58 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये F ब्लॉक में चला जाएगा। फिर आपका आएगा 72 से लेकर के 80 तक जो है आपको जो है देखने को मिलेंगे एलिमेंट्स। और जो 6D है यह अभी अपूर्ण है, वैसे एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। समझ में आया नहीं? तो ये तो बात हो गई संक्रमण तत्व क्या होते हैं, या डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रुप आते हैं,
और फिर इनमें कितने समूह जो है विभाजित किए गए, कितनी श्रेणियां जो है देखने को मिलती हैं। तो 4 सीरीज आपको देखने को मिलती है। अब अगर बात किया जाए कि संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, तो आप जाने रहिएगा, आप लिख सकते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आप बताएंगे बाह्य कोश का। देखो भाई, अगर इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश का देखा जाए तो ये होगा n-1, डी होगा, डी में 1 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में ns1 से 2 यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? या तो भाई 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन n-1 डी में रहेंगे, और साथ में ns1 या 2, 1 या 2, 1 या 2 आप ऐसे लिख सकते हैं n1 2 10 और 1r2 या तो 1 होगा या तो 2 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसके? डी ब्लॉक तत्वों के। n-1 d1 to 10, 1 से 10 तक कोई भी हो सकता है, और साथ में ns जो होगा 1r2 होगा। समझ में आया कि नहीं? इसको लिख लीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आप बता दीजिएगा, ठीक। चलिए अब इनके सामान्य लक्षण को जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, यानी इनके गुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला गुण आप बताएंगे, देखो जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं ये सब के सब धातु होते हैं। क्या होते हैं? सब के सब धातु होते हैं। तो आप बताएंगे कि इनके सभी तत्व धातु होते हैं, यानी जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं सब के सब धातु होते हैं, मतलब ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। धातु होते हैं तथा धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं सब के सब धातु होते हैं, और ये सब जो है धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा गुण आप बताएंगे, इनके सभी तत्व रंगीन लवण बनाते हैं। आप बताएंगे इनके सभी तत्व रंगीन लवण बनाते हैं, यानी जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये सब के सब रंगीन लवण बनाते हैं। एक बात इसको याद रखिएगा। और अगला तीसरा है, इनके सभी तत्व जो होते हैं संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। आप बताएंगे ये सभी तत्व संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और अगर इसके अगले गुण की बात करें, ये सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। भाई जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब परिवर्ती यानी परिवर्तनीय जो है संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी एक संयोजकता फिक्स नहीं प्रदर्शित करते हैं, सब अदली बदली वाली, यानी इनकी संयोजकता जो है बदलती रहती है। तो ये परिवर्तनीय संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अगला गुण इनका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। भाई उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को जो है बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं। बढ़ाने के लिए यूज करोगे तो बढ़ा देंगे, घटाने के लिए यूज किए होंगे तो घटा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो ये उत्प्रेरक बोले जाते हैं। तो कौन यूज होता है? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही यूज होते हैं। और अगर अगले गुण की बात करें हम, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। भाई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनके जो बॉलिंग और मल्टिक पॉइंट्स होते हैं, गलनांक और क्वथनांक होते हैं, काफी ज्यादा उच्च होते हैं। यानी देखने को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के देखने को मिलते हैं। और अगर इसके हम अगले गुण की बात करें तो आप बता सकते हैं इन तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 व ns2 तथा इनके पिछले कोश का विन्यास n-1 s² n-1 p6 तथा n-1 d1 to 10 होता है। देखो लास्ट में फिर हमने बता दिया कि इनके जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 व ns2 होता है,
तथा बाहर के पहले वाला यानी भीतर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1s² n-1p6 तथा n-1d 1 to 10 तक होता है। समझ में आ गए नहीं? तो ये इनके हैं संक्रमण तत्वों के गुण, यानी सामान्य गुण कौन कौन से हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इनके सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं आप जान गए होंगे और इनके गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण हमने कहा कि ये संक्रमण तत्व जो होते हैं सब के सब धातु होते हैं, इसीलिए धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा गुण हमने आपको कहा ये सभी तत्व रंगीन लवण बनाते हैं। भाई इनके डी उपकोष में डी उपकोष खाली होता है तो इसके डी ब्लॉक के तत्व जो है एस ब्लॉक के साथ साथ पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, इसीलिए ये रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। और अगला है ये सभी तत्व संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी ये जटिल यौगिक जो होते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। और अगला है ये सभी तत्व परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक विशेषता ये है इनकी संयोजकता परिवर्तनीय होती है। और अगला है ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं। और अगला है इनके जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं काफी ज्यादा उच्च होते हैं। और अगला गुण है इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 व ns2 होता है तथा इनके भीतर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1s² n-1p6 तथा n-1d 1 to 10 तक होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो थे डी संक्रमण तत्व क्या है या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और इनकी श्रेणी कितनी है और इनके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।